सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती गोरखपुर में निकाली गई एकता यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। रायबरेली में आवारा कुत्ते का आतंक। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 24 लोगों को बनाया निशाना। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। रायबरेली में मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतरे। एनटीपीसी में कोयला उतारने के बाद लौट रही थी मालगाड़ी। कोई हानि की खबर नहीं आई सामने। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और यूपी लाइव देख रहे हैं आप। वहीं रुक करेंगे गोरखपुर की ओर, जहां वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया। एकता यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके। आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं है। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों से 2013 में अन्नदाता किसानों से, श्रमिकों से, नागरिकों से
लोहा एकत्र करवाया था, घर का फालतू लोहा दान करो, मिट्टी दान करो। भारत की माटी और भारत का लोहा जब बनेगा, एक साथ मिलेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। और यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी और सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होने शुरू हुए। स्वदेशी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, राष्ट्रीय एकता के सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को लेकर के होने वाले कार्यक्रम हो, व्यापक जन जागरण की दृष्टि से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। रन फॉर यूनिटी के साथ ही यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर प्रारंभ हुए हैं और वर्तमान में आज से भारतीय जनता पार्टी 75 जनपदों में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के बाद अब एकता यात्रा का प्रारंभ कर रही है। और इसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आप सबके बीच में इस एकता यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये एकता यात्रा हर 403 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम, स्वदेशी और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और ये सुखद संजोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के समारोह तो प्रारंभ हुए ही है। यह वर्ष भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी आयोजित हो रहे हैं। आप याद करिए, एक ऐसा गीत जिसने पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जागरूक करके भारत की आजादी के आंदोलन को, कौन ऐसा क्रांतिकारी रहा हो 1876 के बाद जिसने देश की आजादी के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष न किया हो। हर क्रांतिकारी वंदे मातरम का उद्घोष करके देश की आजादी की आंदोलन में कूद पड़ा था। क्या विद्यार्थी, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, किसी भी उम्र का व्यक्ति, वंदे मातरम एकमात्र उसके जीवन का मंत्र बन गया था। और देखते ही देखते वंदे मातरम का यह घोष विदेशी दासता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। अनुमान करिए, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाए। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो
कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। और यहां वंदे मातरम के खिलाफ जो विस्ममन हो रहा है, मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस कांग्रेस के अधिवेशन में 1896-97 में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पूरे वंदे मातरम गान को वहां पर सुनाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, अपने स्वर में गाया था। और 1896 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गान होता था। लेकिन वंदे मातरम को कांग्रेस ने 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से कस्बे के अलग अलग मोहल्लों के 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय डॉक्टरों की ओर से प्राथमिक उपचार कराया गया। अचानक हुए हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों ने नगर पंचायत और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। फिलहाल हमलावर कुत्ता लापता बताया जा रहा है। अरे हुए थे, बस पीछे से आके मुंह भर लिया। लखनऊ से आ रहे थे, ये लाला ढाबा के पहले का। मेरे सामने 2 लोगों को 16-17 लोग को घायल किया, जिसमें से कुछ लोग का इलाज तो कल ही हो गया। आज 2-3 लोग बचे हैं, उनका इलाज आगे है। और बाकी कोई बहुत ज़्यादा सीवियर वाला नहीं था, सब वापस घर लौटा दिए। एटा से खबर सामने आ रही है जहां सीआरपीएफ जवान राजेश कुमार यादव का हुआ निधन। ड्यूटी पर तैनाती के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। झारखंड के चाईबासा में तैनात थे सीआरपीएफ जवान। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा जलेसर के नगवाई गांव। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा गांव। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने दी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी। एसडीएम भावना विमल, सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। एटा से खबर सामने आ रही है जहां सीआरपीएफ जवान राजेश कुमार यादव का निधन हो गया। आपको बता दें, ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है। झारखंड के चाईबासा में तैनात थे सीआरपीएफ जवान। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जलेसर के नगवाई गांव पहुंचा। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने दी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी। एसडीएम भावना विमल, सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। रायबरेली के ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी अरखा रेल खंड में उस समय हड़कंप मच गया जब कोयला उतारकर वापस जा रही मालगाड़ी ने 4 पहिए पटरी से उतर गए। आपको बता दें कि धनबाद से कोयला लेकर आई यह मालगाड़ी एनटीपीसी में अनलोडिंग के बाद लौट रही थी। तभी गेट से निकलते समय इंजन के तीसरे डब्बे से 4 पहिए ट्रैक से उतर गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और एनटीपीसी के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहियों को ट्रैक पर चढ़ाया और गाड़ी को आगे रवाना किया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और रेलवे यातायात पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यह ट्रैक केवल एनटीपीसी की मालगाड़ियों के लिए आरक्षित है।
चलिए रुक करेंगे गोरखपुर की ओर, जहां एकता यात्रा का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यह आयोजन हुआ। खबर बलिया से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को चारों तरफ से घेर लिया। अपने को घिरा देख पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल का उपचार जारी है। बलिया पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। कल एक घटना हुई थी जिसमें चंदन राजभर की अभिनंदन राजभर एवं उनके साथियों के द्वारा टंगारी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना मनियर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और पुलिस नामित अभियुक्तों की तलाश में लग गई थी। पुलिस को आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहा है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो वो भाग निकला। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके जब उसके ललकारा तो उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। उसने अपना नाम अभिनंदन
अभिनंदन राजभर बताया, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखला कारतूस के साथ में एक बाइक बरामद हुई। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की। वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां दाल मंडी के चौड़ीकरण का मामला फिर से शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है उनकी दुकानें और घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मकान के नीचे दुकानदार जल्द अपने दुकानों को कर रहे खाली। मकान में 1 दर्जन से अधिक दुकानें हैं मौजूद। दाल मंडी को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। आपको बता दें, मुआवजा देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। दुकानदारों का आरोप है कि खाली करने के लिए नहीं दी गई कोई मोहलत। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के दाल मंडी के चौड़ीकरण का मामला फिर से शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है उनकी दुकानों और घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। मकान के नीचे दुकानदार जल्दी अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। मकान में 1 दर्जन से अधिक दुकानें मौजूद हैं। दाल मंडी को लगभग 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। मुआवजा देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दुकानदारों का आरोप है कि खाली करने के लिए उन्हें मोहलत नहीं दी गई। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, जहां पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह का सरगना राजेश मिश्रा जेल के अंदर से ही पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पुलिस ने गिरोह से 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर 3 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति और तस्करी का माल जब्त किया है। मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें खबर हरदोई से है, जहां युवकों के बीच में हुआ विवाद, जिसके बाद कई राउंड फायरिंग की गई। विवाद में एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि घायल के परिजनों से बातचीत कर उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। फायरिंग की इस घटना से मोहल्ले में दहशत और तनाव का माहौल उत्पन्न हुआ है। फायरिंग के 3 दिन में यह तीसरी वारदात है। वाजिद खेल में फायरिंग हो रही है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस गई। वहाँ ये तथ्य प्रकाश में आया कि अदनान और सरफराज जो रोड पे जा रहे थे, आपस में उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई थी, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इस विवाद में दोनों पक्षों ने अपने लोगों को बुला लिया, जिसमें अदनान के समर्थक लोग छत पे चढ़ गए और वहाँ से फायरिंग किया। किसी को कोई इंजरी नहीं है। डॉक्टर द्वारा जो मेडिकल किया गया उसमें एब्रेजन आया है। किसी को फायरिंग से कोई हानि नहीं हुई है। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।